आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। So first of all, we'll talk about only properties of acids and bases. And when we study the property of any chemical compound, so there are two main things. Overall, while studying about any chemical compound, these are following heads. Number one, what is its name? Then general name, chemical formula. Then after, how to prepare it. And then after, what are its properties, in which physical properties and chemical properties, and finally uses. But in this reference, in the cases of acids and bases, as per our syllabus, there are two things: physical properties and chemical properties. So here just we discuss about physical properties. So if we talk about physical properties of acids first, so acids are water soluble and colorless. In most of the cases, these are colorless, dissolves in water, and these are corrosive in nature. Corrosive in nature means कि जब भी किसी मटेरियल पे, किसी सरफेस पे ये पड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसकी अपर मोस्ट लेयर को ये कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका जो है एक प्रॉपर्टी है। एंड आफ्टर दैट एसिड्स, इफ यू हैव केयर्ड अबाउट, इफ यू हैव सीन इट केयरफुली, तो एसिड्स हैव लिटिल बिट ऑयली अपीयरेंस। स्पेशली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो देखने में लगता है ना जैसे थोड़ा सा ऑयली, जैसे आयल्स हो या कि आयल को फिर वाटर में डिजॉल्व कर दे, वो सिचुएशन यानी वो अपीयरेंस होता है इनका। और इसके साथ साथ एसिड्स सॉर इन टेस्ट होते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दीज आर वाटर सॉल्युबल, दीज हैव अपीयरेंस लाइक ऑयल और ऑयली अपीयरेंस, and these cut down the surface of material, of any material surface when dipped in, when poured on it or when poured on it. In the same way, if we talk about bases, the physical properties of bases, that bases are bitter in taste. All the bases are not water soluble. This is depending upon the solubility of bases in water. Bases have been classified into two categories. Number one, water soluble bases which are called alkali, and number two, water insoluble bases. हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेसिस की प्रॉपर्टी की। बेसिस बिटर एंड टेस्ट होते हैं और उसके साथ साथ इनका टच जो होता है सॉपी होता है। और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी बेसिस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. One is water soluble base and another is water insoluble base. And water soluble base simply these are called alkali. जो वाटर में डिजॉल्व होने वाले बेसेस हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, और जो बेसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको हम नॉन एल्कली कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are alkalis because these dissolve in water. But on other hand, aluminium hydroxide, this is an example of base which is water insoluble. जब इनको जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या FeOH ट्राइस मींस फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होते बल्कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या सस्पेंशन बनाते हैं या कोलाइड बनाते हैं. ये सिचुएशन होती है. तो वाटर में सॉल्युबिलिटी दोनों की डिफरेंट होती है. तो सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. अच्छा, इसी पे एक स्टेटमेंट आता है कभी कभी एग्जाम में कि all bases are means all alkalis are bases but all bases are not alkali. Just explain this sentence or justify this sentence. तो इसका मतलब यही हो गया कि जो bases वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं those are alkalis, but this is not necessary that all bases will dissolve in water. So all bases are not alkali, but all the alkalis those give basic property, वो basic property देते हैं.
इसलिए वो ऑल अल्कलीज बेस हैं लेकिन ऑल बेसेस अल्कली नहीं होते हैं, ठीक। और सॉफ्ट फील्ड टू टच ये बता ही दिया। करोसिव ये भी होते हैं बट करोसिव नेचर कंपैरेटिवली दिस इज लेस देन वाटर, लेस देन एसिड वाटर में। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद मेटल्स, मींस तो फर्स्ट ऑफ एसिड्स जिंक then reacts with hydrochloric acid, this produces zinc chloride plus H2। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे कर देंगे आप 2HCl, तो ZnCl2 plus H2 हो गया। इन द सेम वे सोडियम if reacts with sulfuric acid, it gives out sodium sulfate plus hydrogen. But there is one thing to mind, that in case of nitric acid matter is different. जैसे जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सेइंग ये है कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टोरी इज डिफरेंट। स्टोरी डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन फाउंड इन द रिएक्शन इनटू वाटर H2। तो नाइट्रिक एसिड के केसेस में ये होता है कि जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी भी करेस्पॉन्डिंग एसिड से होगी तो वहां पर H2 की जगह क्या बनेगा, H2 हो जाएगा। इसी तरह से वीक एसिड का भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH plus Na, this gives sodium acetate which is CH3COONA plus H2। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप यहाँ पे 2CH3COOH plus 2Na, यहाँ पे 2CH3COOH हो जाएगा, सोडियम एसिटेट है। तो ये है प्रॉपर्टीज एसिड की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में थोड़ा सा मैटर डिफरेंट होता है, जहाँ पर कि हाइड्रोजन ना प्रोड्यूस करके कुछ दूसरा प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह से अगर जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगी, जो कि आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है कि जिंक की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से होगी यानी Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 होता है, ठीक है। कि if zinc reacts with nitric acid Zn plus HNO3 then it will give ZnNO3 twice zinc nitrate plus H2। बस इतना। bases do not in general react with metals। ये बेस की रिएक्शन जो होती है वो मेटल से जनरली नहीं होती है, और इसका रीजन वही है कि बेस और मेटल्स दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस मेटल से ही बेसेस आते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस क्या होल लाइफ ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस में स्पेशली ऐसा होता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कि किसी भी थियरी का, किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी रूल का एक्सेप्शन आपको मिलेगा। तो इसका भी एक्सेप्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब एल्युमिनियम से होती है या फिर जिंक से होती है, उस केस में सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। एज फॉर एग्जांपल इवन सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, इट इज ट्रीटेड विद
zinc, this gives formula is Na2ZnO2 or Na2ZnO2. Sodium zincate प्लस हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर होगी, एल्युमिनियम प्लस NaOH, तो ये क्या हो जाएगा Na2AlO2 सोडियम एल्युमिनेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, इसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट। है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट। Reaction of acid with metal तो जनरल स्टेटमेंट इज दैट कि when metals react with acid react with metallic carbonate, तो resulting the reaction of acid and metallic carbonate corresponding salt, carbon dioxide and water produced। यानी कि जब मेटल्स की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड से होती है तो वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन ही होता है कि साल्ट बनेगा, साल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल जो जनरल स्टेटमेंट है वो इस तरह से लिखा जाता है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट that gives salt plus water plus carbon dioxide। ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए इसका। HCl प्लस Na2CO3 sodium carbonate that gives 2 NaCl, अब यहाँ पे 2HCl का लेंगे प्लस H2O प्लस CO2। इस रिएक्शन का यूज हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में भी करते हैं और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व हो रहा है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। उसको जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि as CO2 is evolving in the reaction, तो if we place a burning candle or matchstick over the mouth of a tube, तो that will extinguish, यानी वो बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहिबिटर ऑफ कॉम्बशन है, ये कॉम्बशन को रोकने का काम करती है। ऑक्सीजन प्रमोटर है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका। ठीक उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यहाँ पे रखे हम सोडियम कार्बोनेट की जगह, जैसे कि यहाँ पे हम ये कर दें कि HCl प्लस NaHCO3, तो आपका कंपाउंड वही बनेगा कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली ये लेटेस्ट कन्वेंशन में बाइकार्बोनेट बहुत कम यूज किया जाता है। अब जो लेटेस्ट IPAC कन्वेंशन है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही कहते हैं, ज़्यादातर वही लिख के आएगा भी। बाइकार्बोनेट भी सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन अब यूज में नहीं है, जैसे ट्रेंडिंग नहीं है, वो ट्रेंड में नहीं है। ये तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है कि जैसे इसी रिएक्शन से जुड़ा हुआ मैटर है
जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब उससे हो जाती है, वाटर से हो जाती है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वो एक्वस फेज में है और डायरेक्ट उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर फिर से वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से हम करा दें तो फिर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। प्रेसिपिटेशन एक तरह की रिएक्शन, यानी इक्वेशन आपका ये है कि CaOH ट्वाइस CaOH ट्वाइस, अब इसको हमें एक बार लिखना पड़ेगा, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 दैट गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और बाकी क्या बच रहा है आपका H2O। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से करा देंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। अगली रिएक्शन आपकी है कि म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। हाँ, बेस के रेफरेंस में क्या है यहाँ पे कि बेस क्या करते हैं, तो बेस जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स और मेटालिक बाइकार्बोनेट, और कॉन्सेप्ट वही है कि क्योंकि दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनमें जनरल रिएक्शन नहीं होती है। अच्छा, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा है तो प्रीवियस इक्वेशन या प्रीवियस रिएक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाती है एल्युमिनियम और जिंक की, क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बीइंग अ स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट अफेक्ट्स द मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड जिंक। तो ज्यादा करोसिव होने की वजह से, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो इस पे असर डाल देता है। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टुगेदर that we call neutralization reaction, and that is also called, along with neutralization, what you can call it? याद करिए, कुछ याद आ रहा है? आयन एक्सचेंज, डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जनरल स्टेटमेंट कि एसिड प्लस बेस दैट इज इक्वल टू salt plus water means when acid reacts with base it produces salt and water. Now any of examples you can take here. The most common example which is used, that is reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide, and both will be in aqueous medium, and it gives common salt NaCl plus H2O. सॉल्ट एक्वस ये वाटर सॉल्युबल है ना। देखिए वहां पे दो चीजें, हम यही आपको ध्यान देना होगा कि हम एक्वस कहाँ लिखें और सॉलिड कहाँ लिखें। तो एक्वस हम वहां लिख सकते हैं जहां पर हमको ये पता हो कि वाटर सॉल्युबल है। जैसे हमको ये पता है कि सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, सभी लोग यूज करते हैं, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको हम एक्वस यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा साल्ट बने जैसे कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा तो वाटर डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, वो तब क्या करेंगे, तब यहाँ एक्वस नहीं सॉलिड होती है। तो ये हमारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लिखें इसको, यानी कंडीशनल है, जरूरी नहीं हर जगह एक्वस लिखा जाए, हर जगह H2O लिखा जाए। अनदर एग्जांपल, if we take sulfuric acid plus sodium hydroxide, it gives Na2SO4 plus H2। ठीक है, सोडियम सल्फेट भी डिसॉल्व होता है वाटर में, एक्वस हो जाएगा, ये लिक्विड है और यहाँ पे एक्वस हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाई?
because when acid base both react together, तो acid loses its acidity and base loses its basicity, यानी एसिड का एसिडिक नेचर चला जाता है, बेस का बेसिक नेचर चला जाता है, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ही है कि ये रिएक्शन जो होती है वो डबल डिकम्पोजिशन भी होती है और आयन एक्सचेंज भी होता है इसमें, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल ऑक्साइड्स। Reaction with metal oxide, right? Acid plus metal oxide, that is equal to salt plus क्या बनेगा? Water. Salt plus water. And if we write general statement for bases, then base plus metal oxide, that gives no reaction. यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड plus magnesium oxide MgO, it will give magnesium sulfate plus, इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ऑक्साइड का Na2 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2NaCl plus H2O. As base reacts with metal carbonates, then no reaction. Means when base is treated with, आप react कहेंगे ही नहीं वहाँ पे कि जब बेस को हम मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं या फिर बेस को मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेटल ऑक्साइड और हमेशा बेसिक ही नेचर होता है। हाँ, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता ही है। मेटल ऑक्साइड मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स को अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं मेटालिक ऑक्साइड को, तो क्या बनता है बेस। जैसे अगर MgO को वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप तो ये MgOH ट्वाइस बनाएगा, Na2O को डिसॉल्व करेंगे तो NaOH बनाएगा, ये तो बेस बनाएगा नहीं, तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। नंबर 2.4 जहां पर लिखा है कि प्लेस few pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने अभी रिएक्शन पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक से होती है, तो क्या होता है उसी को जस्टिफाई मानी उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी दी गई है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों को हम एक टेस्ट ट्यूब में रख करके हीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है, इसका क्या ग्राउंड है आपके पास, इसका क्या प्रूफ देंगे आपकी वो गैस जो इवाल्व हो रही हाइड्रोजन ही है। उसके लिए होता है कि अगर आप बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखेंगे तो जो गैस इवाल्व हो रही है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी, यानी बहुत तेजी के साथ आवाज करेगी जलने के साथ साथ। तो दिस इज व्हाई, दिस इज बिकॉज़ हाइड्रोजन इज अ गैस व्हिच बर्न विद पॉप साउंड। अच्छा, अब पॉप साउंड के साथ बर्न क्यों करती है वो भी जान लीजिए आप। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि जब बर्न करता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है, अगर आपको याद होगा क्लास 8 में पढ़ा है तो कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो जिसका यूज हम डोमेस्टिक नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एविएशन फ्यूल में होता है क्योंकि वहां पे बहुत हाई अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है, इसको जानते रहिए। पॉप साउंड क्यों आता है, तो जब वो सडन एक्सटेंट में या कहीं सडन ऑल ऑफ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एक कंबशन की कैटेगरी आपने वहां पे पढ़ा होगा, एक्सप्लोजिव कॉम्बशन पढ़ा था, एक्सप्लोजिव कॉम्बशन। तो एक्सप्लोजिव कॉम्बशन कब होता है, जब फ्यूल बहुत रैपिडली बर्न करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसलिए वो आवाज आती है, ठीक है, यही रीजन है।
और एक्टिविटी नंबर 2.5 आपका सिर्फ सीधे सीधे उस बात से कोरिलेट होता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, कि जब मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होता है। तो इस सिचुएशन में हमने देखा है कि मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन होने पे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी जस्टिफाई कर सकते हैं ठीक उसी तरह से कि अगर बर्निंग मैजेस्टिक आप वहां ले जाएंगे तो बर्निंग मैजेस्टिक एक्सटिंग्विश हो जाएगी। दूसरा एक तरीका और भी है कि अगर हम एक बेंड ट्यूब यूज करें, जैसे आपका एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे एक ट्यूब लगाएं तो ऐसे यू शेप में बेंड हो, ठीक है, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और उस गैस को उसमें पास कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ज्वाइन करेगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, तो मिल्की अपीयरेंस होगा, तो इससे भी जस्टिफाई होता है। दूसरा जस्टिफिकेशन है। एक्टिविटी 2.6 में क्या दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसका एग्जांपल बहुत अच्छा मिला नहीं है बुक में। इसमें यह है कि सब हम 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम फेनोल्फथलीन ऐड करते हैं, ठीक है, मींस इंडिकेटर्स का यूज हम एसिड के साथ करते हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर इंडिकेटर्स और एसिड और बेसिस के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है उसका एक एग्जांपल यहाँ इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो जैसे आप जब फेनोल्फथलीन को यूज करेंगे, एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस के साथ यूज करेंगे तो बेस में फेनोल्फथलीन का कलर क्या होता है, पिंक होता है, तो पिंक कलर आएगा। अब इसमें आप एसिड डाल दीजिए, थोड़ा सा एसिड थोड़ा ज्यादा डालिए आप। जब एसिड डालेंगे तो क्या होगा, अब मीडियम एसिडिक हो जाएगा। जब मीडियम एसिडिक होगा तो पिंक कलर से ट्रांसफर होगा किधर, एसिडिक वाले कलर की तरफ, तो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलर वैनिश हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा वहां पे। फिर से आप बेस मिलाइए, NaOH फिर से ऐड करिए, जब आप बेस के अमाउंट बढ़ा देंगे फिर से पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा। यही इस एक्टिविटी में पूरी तरह से बता रहा है कि जब एसिडिक मीडियम एनहांस करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी एनहांस करेगी तो वो कलरलेस हो जाएगा, और जब बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेसिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा तो वो कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना साइज का जो है एक्टिविटी का मतलब है, या इसका यही एक्सप्लेनेशन है। एक्टिविटी नंबर 2.15 है, इसमें कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड लीजिए आप एक बीकर में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ ऐड करिए और हल्का सा स्टीयरिंग करिए, यानी कि आप टेस्ट ट्यूब कॉपर ऑक्साइड लेके कॉपर ऑक्साइड को फिर हम क्या करें, उसमें थोड़ा सा HCl मिला करके उसको स्टीयर करें, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ये बताने जा रहा है आपको। तो इसमें होगा क्या, पहले आप समझ लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, और जब उसमें आप ऐड करेंगे HCl तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। कन्वेंशन के हिसाब से यही होगा, रिएक्शन तो आपकी यही होगी ना कि CuO प्लस HCl, यहां पे 2HCl कर दीजिए, CuCl2 हो जाएगा प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक। और यहां पे कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन है कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब HCl से होती है तो बनता है कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड बन जाने की वजह से क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट का मतलब यानी ओवरऑल इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होती है या एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से होती है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, ठीक है। तो दैट्स इट।